सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें अब छठे चरण में आगे क्या क्या होता है। इंडिया के लोग दबाकर वोट कर रहे हैं। पोलिंग बूथों पर वोटर का रेला है रेला। छठा चरण ताबूत में आखिरी कील की तरह है। दोस्तों, ये चरण तस्वीर बहुत हद तक क्लियर कर रहा है कि सत्ता किसकी तरफ जा रही है। आज की वोटिंग भारत के भविष्य का फैसला लिख रही है। धूप प्रचंड है, सूरज देवता ऊपर से आग बरसा रहे हैं, लेकिन सूर्य देव की आग का असर आज के वोटर पर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। किसी ने नहीं सोचा था कि 2024 का चुनाव इतने रोमांचक मोड़ पर आ जाएगा कि मोदी जी को जीत के लिए संघर्ष करना पड़ जाएगा। निरहुआ जैसे सांसद भी वोटिंग के आधे दिन में हारते हुए दिखाई दे जाएंगे। मोदी रहेंगे या मोदी जाएंगे, जानेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़े करीब से समझने वाले हिंदुस्तान टाइम्स को लंबी सेवा दे चुके वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र शर्मा जी से। पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रज्ञा जी, आपको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा आपने कहा कि गर्मी बहुत है, तो अगर पूरे देश में आप देखें, न्यूज़ चैनल्स को देखें, यूट्यूब चैनल्स को देखें, अखबारों को देखें, तो चुनाव की गर्मी बढ़ती जा रही है और अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। और जिन्हें हम बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट और इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट कहते थे, उनके बयान भी आ रहे हैं, पर वो भड़क भी रहे हैं। वो भड़कते हुए भी दिखाई दे रहे हैं जरा जरा सी बातों पे। और इसी तरह से अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी का पहली बार ऐसे लग रहा है जैसे गला बैठ गया हो, थोड़ा सा भराने लगे हैं। बहुत मेहनत की है उन्होंने, लेकिन इस बार पहली बार ये हुआ, वो मैं दोहरा भी रहा हूँ थोड़ा सा, कि कोई एक नैरेटिव पे प्रधानमंत्री मोदी चलते हुए नहीं दिखाई दिए। अगर पहले से लेके आगे के फेसेस तक हम देखें तो लगातार लगातार उनकी जो बातें थी, जो नैरेटिव थे, वो बदलते रहे। तो क्या ये कंफ्यूजन था, क्या ये हताशा है, या ये कोई स्ट्रेटजी है? तो मोटे तौर पे भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम करती है, तो मुझे स्ट्रेटजी तो नहीं लगती। हो सकता है उनकी रणनीति ऐसी हो, लेकिन पहले हमेशा ये होता रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो जाल बिछाती थी उसमें विपक्ष फंस जाता था और उन्हीं की पिच पर खेलता था। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रही है, या उनके मैनिफेस्टो को फॉलो किया, या उनकी बातों को फॉलो करके उनका दे रहे हैं। तो ये बड़ा अजीब कुछ हो रहा है। और फिर ये भी पहली बार हुआ था कि 400 पार का लक्ष्य दे दिया, फिर उससे थोड़ा हटे पीछे, चुप रहने लगे। पर अभी दोबारा से आप देखें तो धीरे से 400 पार की बातें फिर से होने लगी। बीच में अरविंद केजरीवाल का बयान आता है। अरविंद केजरीवाल भी ने मतलब जेल से निकले और कह दिया कि साहब, मोदी की गारंटी तो तब काम करेगी जब मोदी जी रहेंगे, और ये तो चले जाएंगे 2 साल बाद, और अमित शाह जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे और योगी जी को किनारे कर दिया जाएगा। तो उन्होंने ऐसी दुखती रख पर हाथ रखा कि ठाकुरों से वैसे ही ठाकुर नाराज चल रहे थे, उनको योगी जी बामुश्किल सभाएं कर करके संभाल रहे थे। तो ऐसे में देखिए, राजनीति की जो बड़ी कुटिल चाल थी वो अरविंद केजरीवाल ने चली, और उसका जवाब देना पड़ा, अमित शाह को देना पड़ा। राजनाथ सिंह ने कहा कि 2029 तक हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। फिर अमित शाह ने भी डायरेक्टली और डायरेक्टली उसको कंट्राडिक्ट किया। तो इन सारी बातों ने चुनाव को रोचक तो बहुत बना दिया प्रज्ञा जी, बहुत रोचक बना दिया है। देखिए, परिणाम की तो राजनीतिक पुष्पेंद्र जी, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषज्ञों का ये कहना है कि ये जो चुनाव है 2024 का, ये 2019 की तरह है। आपका मानना क्या है? आपका आकलन क्या कहता है इस पर? देखिए, बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत सारे बड़े लोग हैं, लेकिन मुझे तो ये 2019 जैसा चुनाव नहीं लगता। अच्छा। देखिए, 2014 में जब मोदी जी आए थे तो एक ताजा चेहरा था। देश, चाहे वो सही थी या गलत थी, पर भ्रष्टाचार की सुर्खियों से घिरा हुआ था। अन्ना का आंदोलन हुआ था, एक विकल्प ढूंढ रहे थे लोग, और मोदी जी को वो चेहरा उनको सूट कर गया। 2019 में भी अगर आप याद करें तो जीएसटी और नोटबंदी को लेके माहौल कोई बहुत बीजेपी के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं था। लेकिन जैसे ही फरवरी में पुलवामा होता है और फिर बालाकोट स्ट्राइक होती है, तब माहौल बदला। फिर उसमें जो प्लस हुआ उज्ज्वला, प्लस हुआ लाभार्थी। तो इनने 2 चीजों ने मिला के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक सुनामी सी ला दी। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये 2024 का चुनाव भले ही वो 400 पार के नारे जैसी हाई पिच स्लोगन से शुरू हुआ हो, पर मुझे 2019 के चुनाव में और इसमें तो काफी अंतर दिखाई देता है। वो वैसी कोई छाया, वैसा कोई मतलब अम्ब्रेला नहीं है जो 2019 में बालाकोट या सर्जिकल स्ट्राइक जैसा था, और साथ में उज्ज्वला योजना और सारी चीजों ने उसको एक मदद दी थी। तो मुझे तो ये डिफरेंट लगता है प्रज्ञा जी। मैं नहीं मान सकता कि ये 2019 के जैसा चुनाव है। भले ही कोई कहता रहे, लेकिन मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ।
देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस। ये अलग बात है कि कौन उसे कितना भुना पाया। जब इंडिया ब्लॉक बना तो एक बात तो हुई ये कि बात भाई तो बिल्कुल साफ है 400 कि से, इस चुनाव में कोई लहर नहीं है, कोई करंट नहीं है मोदी का। मेरे ख्याल से तो प्रज्ञा जी, मैं नहीं, मेरे ख्याल से सारे हम्म, बड़े बड़े लोगों ने इस बात को, जो राजनीति से जुड़े रहे या चुनाव से निष्पक्षता से अपनी रिपोर्टिंग करते रहे हैं, अपनी जी ऑब्जर्वेशन देते रहे हैं, सब ये मानने को तैयार है कि कोई लहर नहीं है। और अब तो जो ओपिनियन पोल करती हैं एजेंसी, सर्वेस करती हैं, हाँ। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन दोनों जो लोग हैं, दोनों ही मान चुके हैं कि देयर इज नो वेव। ये तो उन्होंने भी मान लिया कि कोई लहर नहीं है, ये तो उन्होंने भी मान लिया प्रज्ञा। अच्छा, छठे चरण में हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की जुगलबंदी बड़ी जबरदस्त है। और अगर हम रैलियों को देखें तो रैलियों का भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। तो कुल मिलाकर इस 2024 के चुनाव को जो सबसे ज्यादा रोमांचक मोड़ पर ले आया है, वो क्या चीज है? देखिए, बहुत अच्छी बात की। देखिए, हमेशा ये लगता था कि इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं, विपक्ष में। अखिलेश जी में, हाँ, अखिलेश जी में और राहुल जी में इतना कोऑर्डिनेशन नहीं है। और भाई, हाथ तो मिल जाते हैं, दिल नहीं मिलते। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए, जैसे जैसे चुनाव परवान चढ़ता गया तो ये दोस्ती भी परवान चढ़ती गई, और आप देखिए कि जोश बढ़ता चला गया। अब देखिए, दो इंटरप्रिटेशन है। अब एक तरफ तो योगी जी ने कह दिया कि दो लड़के आए थे और वहां भीड़ नहीं थी, वो वापस चले गए, एक हम्म। स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कि भाई उपद्रवी लोग हैं इनके, इसीलिए ऐसे लोग आते हैं साथ में, सपा के आने पर ये होता है। हम्म। तीसरा जो पक्ष है, अगर उसे पॉजिटिव रूप से उनकी तरफ से देखा जाए, तो इतनी भीड़ इतनी प्रचंड गर्मी में आना, ये मतलब बड़ी चीज है, बड़ी बात है। और युवा है, चाहे वो डांस करने लगे, भगदड़ हो जाए, पुलिस कंट्रोल ना कर पाए। मुझे तो लगता है पुलिस उतनी तैयार ही नहीं थी सारी जगह पे। उन्होंने सोचा इतनी भीड़ आएगी नहीं, तो उस तरह से वो तैयार नहीं थे कहीं भी। तो ये जोश कहीं ना कहीं तो ले जाता है। हालांकि प्रज्ञा जी, एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ जगहों पर, खासतौर पर पूर्वांचल में, जब एक्सप्रेसवे के पास में रैली थी, तो हमने देखा था कि अखिलेश जी के लिए, उनकी रैली में शामिल होने के लिए लोग मीलों चल के आ रहे थे, और मीलों लंबी कतारें भी देखी थी। पर वोट में वो उतना कन्वर्ट नहीं हुआ था, उतना वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ था जितना उस समय जोड़ा जा रहा था। लेकिन ये जो रैलियां हैं, जो जोश दिख रहा है, ये जोश कुछ तो, कहीं तो वोट डलेगा ना इनका। ऐसा तो नहीं है कि सब सिर्फ देखने ही गए होंगे अखिलेश को, या अगर उनसे सेल्फी खिंचाना चाह रहे हैं, ऑटोग्राफ उनका लेना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में कोई मोहब्बत तो है। ये साफ नजर आ रहा है। और जिस तरह से राहुल ने और अखिलेश ने सभाएं की हैं, संयुक्त सभाएं की हैं, एजेंडा दिया है दोनों का, आप ये देखिए कि दोनों की जो बातें हैं, जो सेंटेंसेस है, वो खटाखट बराबर हो गए, एक से होने लगे, आप देखिए, है ना। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये बहुत मुश्किल से आता है। और कोऑर्डिनेशन के अलावा एक और वर्ड है, कॉन्फिडेंस। हाँ। हाँ। कॉन्फिडेंस, आप देखिए कि उनका कॉन्फिडेंस भी लगातार लगातार, उसका ग्राफ देखे तो ऊपर चढ़ता चला गया। मुझे नहीं पता 4 जून को क्या, कितना परिणाम आएगा, कितनी सीटें इन्हें मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी। भाई, अगर हम इसी चरण की बात कर लें, जिस जहाँ आज मतदान हो रहा है, तो यहाँ पे एक एक सवाल का उत्तर मिलेगा। भाई, 4 सीटें बसपा को मिली थी, हाँ। वो 4 बिल्कुल। सीटें उन पे क्या होगा। आजमगढ़ की बात है, जो बाद में छिन गई थी सपा से, मैं उसे बहुत ज्यादा चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए अब नहीं मानता, क्योंकि उसमें बड़ी भूमिका निभाई थी गुड्डू जमाल पिछली ने। बार एक सपा के हाँ, खाते में आई थी, जबकि बसपा सपा हाँ, दोनों साथ लड़े थे। बसपा सपा साथ थे। तो आजमगढ़ आई थी, लेकिन बाद हाँ। में वो उपचुनाव में वो चली गई थी। तो चली जो गई। उपचुनाव में गए थे, वो गुड्डू जमाली उसमें मेन भूमिका में थे, निरुआ नहीं बिल्कुल। थे हाँ। कि वो हीरो बन गए और ले गए। भाई, 2.5 लाख से ज्यादा वोट वो ले गए थे गुड्डू जमाली। अब उनको समाजवादी पार्टी ने अपना एमएलसी बना लिया है, यानी गुड्डू जमाली साथ आ गए। बसपा भले ही अलग हो, लेकिन गुड्डू जमाली का प्रभाव, फिर अखिलेश का अपने परिवार का प्रभाव, सारी चीजें, और जिस तरह से अखिलेश वहां गए हैं, जैसे वहां भीड़ उमड़ी है, तो मुझे लगता है कि ये नतीजा सपा के पक्ष में आ सकता है। और इसी तरह से अगर हम मछली शहर की बात करें, तो मछली हाँ। शहर में मार्जिन मार्जिन बहुत ही कम था, बहुत कम था, 181 वोट का था हाँ, बिल्कुल, मिनिमम बहुत वाला। छोटा था। फिर वहां के जो प्रत्याशी हैं, सरोज साहब, उन्होंने थोड़ा कुछ वो सवर्णों को लेके और दलितों को लेके कुछ कह भी दिया है, तो हाँ। उनके प्रति बड़ी नाराजगी है, उनसे बहुत बहुत ज्यादा नाराजगी मुझे जो जानकारी मिल रही है। फिर डुमरियागंज आप चलिए, तो डुमरियागंज में जगदम्बिका पाल से भी कुछ नाराजगी है, कुछ भारतीय जनता पार्टी के अंदर की खेमेबाजी है। तो ये सारी जो है ना चुनौतियां बनी हुई। इसी तरह से जौनपुर है, जौनपुर हाँ। में धनंजय सिंह को अपने पक्ष में कर भी लिया, लेकिन फिर भी वहां का माहौल कोई भारतीय जनता हाँ। पार्टी के बहुत पक्ष में नहीं दिखाई दे रहा है अभी तक।
ऐसा नहीं है कि सब लोग टूट के पड़ रहे हैं और वहाँ उनके बहुत पक्ष में आ गया हो। तो मुझे लगता है कि ये जो आजमगढ़ को तो मैं चुनौती नहीं मानता, लेकिन इन 3 सीटों को बड़ा अच्छा। रोचक मानता हूँ। और इन 3 सीटों तो पर मुझे लगता आजमगढ़ है कि बिल्कुल सुपड़ा साफ देख रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि वो तो सपा के लिए एक आसान सी सीट लगती है इस बार। ये उपचुनाव की कहानी नहीं है। इस समय पे वो मुझे मुश्किल नहीं दिखती। और जो मैंने अच्छा। तीनों सीटें आपसे कही हैं, इन तीनों सीटों पे मैं देखना चाहूंगा कि हमारा अनुमान कैसा लगता है। मुझे अच्छा, लगता है यह बड़ी ओवरऑल क्लोज फाइट। ओवरऑल समझ रहे हैं 14 सीटें हैं, 14 सीटों में मैं सीट वाइज एक एक करके आपके पास चलूंगी, मैं कारण बताते रहिएगा। हाँ बताइए, ठीक है, सबसे पहले ठीक है। आप किस सीट की तरफ, आप जिस देखिए जिस सीट की देखिए तरफ चलना चाहें। चलिए पहले सुल्तानपुर पे चलते हैं। हाई ठीक प्रोफाइल है। सीट है हाँ। मेनका जी की। मेनका गांधी। मेनका मेनका गांधी का काम बहुत अच्छा है, वो वहां रहती है। हाँ। लेकिन जो उनके लेफ्टिनेंट्स हैं, लेफ्टिनेंट्स मतलब जो उनकी एब्सेंस में उनके काम देखते हैं, मुझे लगता है कि पब्लिक को कहीं उनसे नाराजगी है। उनके लिए आपको मालूम हो तो वह पोस्टर भी लग गए और शायद इन्हीं बातों को दूर करने, इस गैप को दूर करने वरुण गांधी को वहां जाना पड़ा और उन्होंने अपनी माँ के लिए वहां वोट मांगे। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा पलड़ा एज अगर दूंगा तो भारतीय जनता अपर पार्टी को हैंड। ही दूंगा। अच्छा। अपर हैंड में भारतीय जनता पार्टी को ही दूंगा, है ना। ठीक है। अब हाँ। अगर आप और कहीं कहीं भाई जौनपुर की बात दोबारा कर लेते हैं, हाँ। तो यहाँ पर सारी बातों के बावजूद धनंजय के साथ आने के बाद भी मतलब भारतीय जनता पार्टी सहज नहीं दिख रही मुझे। मुझे अच्छा। तो यहाँ पे एज जो है सपा को दिखाई दे रही है, क्योंकि बसपा का जो खेल हुआ और शीतला रेड्डी ने भाई विड्रॉ कर लिया, तो हाँ। बसपा। हाँ, एक और बात कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए कि ये जो चारों सीटें बसपा की थी, मुझे हाँ। लगता है कि इस चरण में अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हो रहा है तो बसपा को हो रहा है। अच्छा, मुझे क्यों? तो एक भी सीट बसपा के फेवर में जाती हुई एक भी सीट नहीं दिखाई दे ओके। रही। सब जगह जो लड़ाई है कांटे की है। बल्कि एक जगह तो इन्होंने भदोही से टीएमसी इंडी गठबंधन हाँ। का प्रत्याशी लड़ रहे हैं कमलापति त्रिपाठी हाँ। जी के पक्ष। हाँ। हाँ। और वो भी आप देखिए सीट अच्छी चुनाव लड़ा जा रहा है, परिणाम कुछ भी हो, पर वो भी हाँ। इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। सीट फाइट अच्छी अच्छा। है ना। तो जो क्लियर सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भाई सुल्तानपुर हो गई, हाँ। श्रावस्ती हाँ मिल सकती है, संत कबीर नगर मिल सकती है, अच्छा। बलिया पे फाइट है हम्म। एज ऑफ नाउ। अभी तक हम्म। जो जानकारी है, अभी और दोपहर तक मतदान होता है, रात तक होता है, हाँ। कैसा जाता है। तो हम्म। मोटी मोटी तस्वीर ये है कि 3 सीटों पर मान लीजिए कि सपा आसान दिखाई देती है मुझे, अच्छा। 5 पर भाजपा आसान दिखाई देती है, बाकी पर फाइट दिखाई देती अच्छा। है ना। तो लाभ में सपा रहने वाली, इस चरण सपा में को 3 और हाँ बिल्कुल छठे बिल्कुल चरण में। अच्छा, एज बिल्कुल बिल्कुल। समाजवादी पार्टी की तरफ, यानी इंडिया गठबंधन की तरफ ओवरऑल जा मतलब रहा है। उनको लाभ हो रहा है ना भाई, उन हाँ। पे कम थी, बसपा पे थी ना सीटें, तो वो हाँ। हाँ। सीटें छीन के जो मिल रही हैं, वो मुझे 2 इंडिया सीटों का गठबंधन की फायदा। तरफ आ रही है। इंडिया गठबंधन को 3 सीटों का फायदा होता है। कारण उपचुनाव से बताइए। देखें भाई, कारण जो बसपा का संविधान वोट है, संविधान बचाने का भी मुद्दा इसमें इस छठे चरण में बहुत जबरदस्त दिखाई दे रहा 400 पार का नारा, है। सारी हाँ। बातों का जो एक तरह से माहौल बना सारा, हाँ। और अखिलेश की मेहनत, राहुल गांधी की मेहनत, उनके भाषण, उनका हाँ। जाना और उनका मैसेज वो पहुंच जाना कि अगर ये जो सिर्फ लाभार्थी को अन्न दिया जा रहा है तो शायद वो इसे ज्यादा कर दे। उसके अलावा बेरोजगारों के लिए जो स्टाइपेंड वाला काम कर रहा है, महिलाओं को खाते में 8,500 रुपये महीना आना, तो एक नया लाभार्थी वर्ग को जो उन्होंने लुभाया है। प्लस कुछ ऐसा भी होता है, फटीक भी होती है, कुछ चेंज भी होते हैं। और दलितों के लिए इस तरह से बातें हुई हैं। फिर वो बसपा का जो वोट बैंक है वो कहाँ जा रहा है, कितना वो शायद भारतीय जनता पार्टी पे जा सकता था छिटक के अगर कुछ निकलता। लेकिन मुझे हाँ। लगता है कि ये जो आरक्षण वाली बात हुई, इसके बाद उन्होंने इंडिया गठबंधन की तरफ रुख किया है। जो भी चिटकेंगे, ये नहीं कह रहा कि सारे वोटर चिटक जाएंगे, पर जितने भी चिटकेंगे जितना। तो ये प्लस हो रहे हैं। तो जहां बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं थे, वहां पर इंडिया गठबंधन को, इंडी गठबंधन को, सपा को और तृणमूल को, दोनों को फायदा मुझे होता दिख रहा है। तो अगर 4 ओके। सीट भी इस चरण में ये ले जाते हैं प्रज्ञा हाँ। जी, तो पहले एक थी आजमगढ़, वो भी उपचुनाव में आप हार गए थे। तो 4 सीटों का नुकसान किसे होता है भाई? सीधे सीधे विपक्ष पे आ रही है ना, थी बसपा पे पहले, लेकिन चलिए इन पे तो आ रही है ना 4 सीटें, तो फायदा तो इन्हें है, ये मेरा। अच्छा, पूर्वांचल में देखा गया है कि मोदी फैक्टर बहुत ज्यादा चला करता था, लेकिन हम देख रहे हैं कि मोदी खुद तो बनारस चुनाव जीतते हैं लेकिन अपने आसपास की सीटों पर कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। जैसे हम आजमगढ़ की बात करें, अम्बेडकर नगर, गाजीपुर, जौनपुर, लालगंज जैसी सीटें बीजेपी हार गई थी।
और बनारस से सटी चंदौली भी बीजेपी बहुत थोड़े से ही वोटों से जीती थी। तो इसको आप इस बार आप छठे चरण में किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अभी भी अगर आप इन सीटों की बात करेंगी, हाँ तो कई जगह पे लोकल कैंडिडेट से नाराजगी है। जी। तो मैं आपकी बात से थोड़ा सा इसलिए एग्री नहीं करता 100% कि वहां पे अगर आप वोटरों से बात करिए, जो लोग सर्वे हाँ करे हैं या जो लोगों ने रियल टाइम ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, उन जी लोगों जी। से अगर बात करें, तो जो बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग ये कहते हैं हमें कैंडिडेट को नहीं देखना, हम्म। हम तो मोदी और योगी के चेहरे पे वोट दे रहे हैं। तो अभी भी वो फैक्टर है। अब वो उसका यही मैं ग्राफ जानना कितना। चाह रही थी, क्योंकि ये हाँ तो हाँ इससे पहले तक हमने देखा है कि मोदी के चेहरे पर वोट डालते थे, सांसदों से मतलब प्रत्याशी से कोई खासा फर्क नहीं हाँ पड़ता था। हाँ हाँ हाँ। इस बार क्या सांसदों को कसौटी पर उतार रहे हैं लोग, या फिर आज जो लोग वोट कर बिल रहे हैं कि मोदी के चेहरे पर वोट हो रहा है? ज्यादातर देखिए, जैसे मेनका गांधी वगैरह का एक दो का मैंने हाँ। नाम लिया, जो लोग काम करते रहे हैं, उनके अलावा अगर आप देखेंगी तो वो कह रहे हैं सब कैंडिडेट से वो उतना खुश नहीं है, लेकिन मोदी योगी के चेहरे पर वोट देंगे जो भी दे रहे हैं। और संत कबीर नगर थोड़ा सा वहां पे राम मंदिर वाला भी असर देखने को मिल रहा है, जो हमें पहले चरण में इधर नहीं मिला था सब जगह पे, अच्छा। चाहे वो बनाबंकी रहे, वहां रहे, यहाँ पे उसकी ज्यादा गूंज सी थोड़ी सुनाई दे रही है। और उसके लिए आपको याद होगा कि अब योगी जी और मोदी जी ने जब इस इलाके में प्रचार किया, तो उन्होंने राम मंदिर को दोबारा से याद भी दिलाया, जिसको बहुत दिनों से याद नहीं दिला रहे थे, दोबारा से याद भी दिलाना शुरू किया। तो ये सारे फैक्टर मिलके मुझे लगता है एक एक दृश्य बना रहा है, एक सीन बना रहा है। अच्छा, राम मंदिर के मुद्दे की जो आपने जिक्र किया, उस पे तो लग रहा है कि जो रिपोर्ट्स आ रही है उस हिसाब से तो कहा जा रहा है कि अयोध्या की सीट भी फंसी हुई है, फैजाबाद की सीट पर भी कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा है राम मंदिर हाँ, के मुद्दे का। इस पर तो हमने पिछली बार बात की थी, तो इस और बार मैंने पड़ भी रहा कहा है, था छठे ये चरण बड़ी में पड़ रहा चौंकाने है। वाली ये बड़ी हाँ। चौंकाने वाली सिर्फ संत कबीर नगर की सीट की बात कही है मैंने, और अच्छा, किसी एक सीट की सीट बात पर। नहीं कही है। हाँ। हाँ, और किसी सीट पे मुझे उसका बहुत प्रभाव नहीं दिखाई दिया। हालांकि तो ऐसा क्यों है भाई कि जिस बलिया सीट में पर भी सबसे ज्यादा डायरेक्ट असर पड़ना चाहिए वहां पर राम मंदिर का इफेक्ट नहीं है, और जहां पर इनडायरेक्टली एक वेव है वहां पर पड़ रहा है? इसका मैं जानना चाहूंगी कि आपने ऐसा किस प्रज्ञा आधार जी, पर कहा। बहुत ग्राउंड रिपोर्ट्स तो इस बारे में लोगों ने सवाल नहीं किए, सीधे सवाल नहीं किए। हाँ अगर हम रिपोर्टिंग कर रहे होते जरूर ऐसे सवाल पूछते। हाँ लेकिन मुझे लगता है कि जो अयोध्या का कायाकल्प हुआ, जी जी और वहां पे पर्यटक बढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहे हैं, एक तरफ जी। इकोनॉमी तो बढ़ रही है, हम्म। पर मुझे लगता है कि स्थानीय लोगों ने कुछ परेशानियां भी झेली होंगी हाँ 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 हाँ। उसके निर्माण के लिए। हाँ और बिल्कुल। फिर जो ध्रुवीकरण है वो कभी कभी और ज्यादा हो जाता है ऐसे में, जब आप एक तरह का नारा हम्म करते हैं ना, तो उससे हम्म। ज्यादा ध्रुवीकरण हो जाता है। तो मुझे लगता है कि उसका असर देखने को मिल रहा होगा, और उसी हिसाब से लोग जो जातियों में बढ़ जाते हैं, तब उन्हें शायद राम मंदिर वो भूल जाते हैं। और अभी तो परिणाम आया नहीं है, ये तो हाँ हम लोगों के अनुमान और आकलन है, देखते हैं क्या बिल्कुल होगा। बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो गूंज, जो इको होनी चाहिए थी पूरे सिस्टम में राम मंदिर हाँ। की, वो तो कहीं नदारद रही, वो तो मिसिंग थी, वो इट वॉज नॉट देयर। वो जो इको होनी चाहिए थी वो पूरे सिस्टम में, इलेक्शन में वो गूंज नहीं रही, जिसको देख के हम भी चौंके। हमें तो जनवरी से लग रहा था कि भाई बहुत इसकी गूंज हो जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी का रास्ता तो बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन पहला हम्म। चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, देखते देखते तो इनके भाषणों से भी तो गायब हो गया था राम मंदिर। हाँ। वोटरों के मन से क्या कहें, इनके भाषणों से ही गायब हो गया था, आपने देखा होगा कितनी बार उन्होंने हम्म। गायब कर दिया। तो उसका असर रहा, उन्हें लगा कि शायद ये इतना काम कर नहीं पाया, या लोगों अच्छा को सर। शायद ये लगा कि भाई हाँ। एजेंडा था, पूरा तो हो गया, बन तो गया। ये भी भावना हो सकती है। लेकिन मोदी ने डराने की बड़ी कोशिश की, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा काम नहीं आया। पहले तो बड़ी कोशिशें की गई कि राम मंदिर का इशू लोगों तक पहुंचे और ठीक है लोग वोट करें, फिर बड़ डराने की कोशिश की कि राम मंदिर पे बुलडोजर चल जाएगा, बाबरी ताला लग जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो। फिर मंगलसूत्र, मटन और न जाने क्या क्या हुआ, टोटी तक बात पहुंच गई कि कांग्रेस की सरकार आ गई तो टोटियां तक आपके घर से छिन जाएंगी। लेकिन लोग डरे नहीं। एक चीज जो देखने को मिल रही है, लोगों में उस चीज का कोई रिवर्ट उस तरह से नहीं आया कि हाँ अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो फिर हमसे वाकई ये सब चीजें छीन ली जाएंगी। लोग मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, जो जनता वर्सेस बीजेपी हो गया है। ये कैसे हो गया है? वरना मोदी तो कुछ कह देते थे तो उसका बड़ा असर होता था, लोग तालियां थालियां बजाने लगते थे, दिए जलाते थे, मोमबत्तियां जलाते थे। देखिए देखिए, विपक्ष और जो दूसरों का दावा है, उनका कहना तो है भी यही कि भाई जनता चुनाव लड़ रही है, और वो खुद भी हाँ मान रहे हैं कि भाई हाँ उनसे ज्यादा जनता लड़ रही है। लेकिन दो बातों ने बड़ा हैरान किया।
है ना। जैसे कि वो टोटी वाली आपने बात कही, वो बिल्कुल। शायद इनडायरेक्टली अखिलेश पे उन्होंने कहा इन्हें महारत हासिल है, क्योंकि जब वो उन्होंने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था तो ये आरोप लगा था कि साहब टोटियां गायब है, जी। तो उस पर तंज किया। लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी बिलो द बेल्ट आरोप, और ये प्रधानमंत्री के लिए तो कम से कम ये गरिमापूर्ण शब्द थे नहीं, है ना। तो जब टोटी से लेके फिर उसके बाद वो बायोलॉजिकल वाली बात आ गई कि भाई मुझे तो परमात्मा ने इन्हीं कामों के लिए भेजा है, तो मैंने जो शुरुआत की थी ना, कि वो जो नैरेटिव्स थे और शुरू से ये जो जो मैच्योरिटी होती थी, जो जोश होता था प्रधानमंत्री के भाषणों में और सब में, वो कहीं ना कहीं अब मुझे मिसिंग होने लगा। बातें वो करते हैं पाकिस्तान की, कल उन्होंने मौका देख के पंजाब गए तो करतारपुर कॉरिडोर की भी बात कर दी, जो कहीं ना कहीं इमोशंस को छेड़ता है, इमोशंस संवेदनाओं को जरूर छेड़ा उन्होंने, उन तारों को झंकृत किया कि भाई मैं होता तो ये कर देता, जब हमारे हाथ में सारे पत्ते थे, तुरुप के पत्ते थे, तो हमने क्यों नहीं ले लिया। लेकिन आज से पहले तो ये बातें नहीं कही मोदी जी ने। तो जब आप सिर्फ चुनाव के समय कोई बात कहते हैं ना, तो उसका असर उतना नहीं होता। तो इसीलिए जो आप कह रहे हैं कि डरे नहीं, तो लोगों को लग रहा होगा भाई चुनाव है तो दूसरी पार्टी के लिए ऐसा कहा जाता है। फिर कुछ लोग अवेयर भी है, जिस तरह से न्याय पत्र की बात हुई कांग्रेस के और गठबंधन की बातें हुई है, मुझे लगता है कि वो मैसेज ज्यादा क्लियरली दे पाए, और उसमें मोदी जी ने भी मदद की। उन्होंने उनके मैनिफेस्टो को बार बार कह के उन्होंने भी उनकी मदद की, जो पिछली बार नहीं पहुंच पाया था जनता तक 2019 तक, इस बार मुझे लगता है वो ज्यादा पहुंच गया। राशन बेल्ट की सर अगर बात करें तो राशन बेल्ट में खासी असर डालते हैं मोदी, लेकिन इस बार वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि 5 किलो के बजाय 10 किलो का वादा खड़गे जी ने तो कांग्रेस कह के दिया। 10 किलो का अखिलेश जी और खड़गे जी ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लखनऊ में, उन्होंने इसे दोहराया भी था, और उन्होंने ये याद भी दिलाया था कि राइट टू फूड एक्ट कांग्रेस के टाइम पे बिल पास हुआ था, ये कोई एहसान नहीं है। दूसरी बात, मायावती कि अगर आप भाषण सुने तो उन्होंने कम से कम 10 बार इन बातों को कहा है कि राशन हक है, कोई दान नहीं है, कोई आप अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, सरकारी उससे दे रहे हैं। तो इसको लेके जो जो माहौल इनका लाभार्थी वाला था, उसमें डेंट हुआ, उसमें डेंट लगा। अच्छा। ये कारण है डेंट लगने का। तो ओवरऑल सर हम क्या देखें कि ये जो छठा चरण है ये एज किसकी तरफ है, एनडीए या फिर इंडिया? देखिए, अगर टोटल सीट्स पे हम करते हैं तो मुझे 4 सीट ऐसी दिखाई देती है जो सपा या गठबंधन पे जा रही है। तो 4 सीटें 14 में 4 जाती है, 10 जाती है, तो एज तो देखने में ऐसा लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी को 10 मिल रही है, तो एज पे है। लेकिन नुकसान भी तो भाजपा का है। अगर 4 सपा के पास आ जाती है, गठबंधन के पास आ रही है, तो मुझे नुकसान लगता है। और सिटिंग आजमगढ़ भी उन्हीं के पास है, भूलना नहीं चाहिए हमें। चाहे उपचुनाव में आई थी, पर है तो भाजपा के पास ना। और ये सारी सीटें अगर सपा पे जाती है, 4 सीटें, तो बड़ा लाभ होगा सपा को, गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को। और इधर हम जो राजपूतों की नाराजगी देख रहे हैं, राजा भैया का जो इफेक्ट हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ है, वो क्या असर डालेगा? देखिए, अंक गणित के साथ ना केमिस्ट्री भी तो जरूरी होती है ना। तो राजा भैया ने क्या कहा, उनका स्टेटमेंट तो आपको याद ही है भाई। हमने कह दिया भाई, जिसका जहां मन है वो वहां वोट डाले। साफ इशारा था कि भाई आप सब वहां ना डालिए, अगर वहां नाराज है तो वहां डालिए, है ना। बल्कि तो अमित सीधा शाह सीधा ने तो उन्होंने इशारा कर दिया। अमित शाह ने इस डील को पक्का करने के लिए उनको बैंगलोर बुलाया, कई बार मुलाकात करी, कईयों बार उनसे जा जा करके मिले। अमित शाह तो यहाँ तक परेशान हो गए कि एक विधायक के पीछे पीछे घूम रहे हैं वहां। तो फिर आप सर, देखिए रायबरेली में नहीं गए थे हाँ भाई, वही मैं रायबरेली रायबरेली में की बात दिनेश कर रही हूँ। प्रताप सिंह के सामने पांडे जी के उसके घर गए ना, और कितनी मनोज देर पांडे बैठे क्या, रहे। हाँ, बिल्कुल तो ये बातें बता रही है ना कि डेंट लगा हुआ है, नुकसान हो रहा डेंट है। है। और ये 4-5 सीट जो प्रतापगढ़ के आसपास की है, इसमें तो कोई शक नहीं कि राजा भैया का प्रभाव तो है। और बिल्कुल अगर है। उन्होंने अपने अपने समर्थकों को सिग्नल दे दिया कि कहीं भी वोट करें, तो ये भी तो भाजपा का ही नुकसान है ना। कितना असर डालेगा सर ये? क्योंकि इतना देखिए की बात प्रवोक करने की कोशिश बहुत की गई, क्योंकि अगर हम केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बात करें तो उन्होंने भी इस तरह की बात करके कि स्वघोषित कहा राजाओं को सबक सिखाने का मौका आ गया है। कहा तो इन उन्होंने चीजों भी से कहा प्रवोक, एक तरीके से आग लगी हुई थी तो आग और भड़काई गई, ना कि शांत और की गई। भड़काई गई। देखिए, इसमें कितना नुकसान की बात नहीं होती है प्रज्ञा, लेकिन कभी कभी जब 181 वोट वाला अंतर आता है किसी सीट पर, मछली शहर पे जैसे आया, और आप मानिए कि भाई 10 में से दोनों को 4-4 वोट मिल रही थी,
एक आधी वोट कोई और संगठन ले गया, बची 1.5 वोट। अब 1.5 वोट में ठाकुरों ने एक तरफ डाल दिया, राजपूतों ने, तो दूसरे का पलड़ा भारी हो गया, 5.5 वोट हो गए, 6.5 वोट हो गए। इसे हम इस तरह से देखें, ये ना देखें कि भाई परसेंटेज गिने कि साहब इतने परसेंट हो गया। यू नेवर नो कि और केमिस्ट्री क्या बन रही है, पूरा सामाजिक माहौल क्या बन रहा है। अगर वहां पर सिर्फ 15,000 वोटों से जीत हो रही है, 20,000 से जीत हो रही है, तो मानना पड़ेगा कि क्षत्रिय वोटों की नाराजगी ने काम कर दिया कुछ जगह पे। तो इसे हम ऐसे नाप नहीं सकते, और मुझे वो नापना भी ठीक नहीं लगता कि साहब 3% का, 4% का। नो, इट कैन बी, इट कैन मेक एनी डिफरेंस। कहीं पर सीट भी जा सकती है उनकी वजह से। सुल्तानपुर में हमने देखा कि मेनका गांधी के साथ देने के लिए, उनके समर्थन के लिए मोदी वाली भाजपा में से कोई नहीं आया। योगी वाली भाजपा तो चलिए पहुंच रही है, लेकिन मोदी वाली भाजपा में से कोई नहीं आया, बल्कि वो हर छोटी सीट पर जा रहे हैं। आपको याद रखना होगा कि पहले ये कयास लगने लगे थे कि इनको भी टिकट कटेगा या नहीं कटेगा, इनका रहेगा नहीं रहेगा। फिर अंततः वरुण गांधी का टिकट कटा, लेकिन इनको मिल गया। और अभी हमें भूलना नहीं चाहिए कि स्मृति ईरानी वाले में भी हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोदी जी आएंगे, पर मोदी जी वहां नहीं गए। तो एक ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है कि भाई मेनका गांधी तो सक्षम है, अपने आप भी जीत सकती हैं। और दूसरा, अगर कहीं कोई अंदेशा है, कहीं कोई हार का अंदेशा है, तो उससे बचने का, किनारा करने का भी हो सकता है। पर उनकी जो व्यस्तताएं हैं दिल्ली वाले नेताओं की, उससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी मीटिंग्स और जितने प्रचार किए हैं, हमारी बात इससे शुरू हुई थी कि पहली बार उनका गला भर्रा रहा है उस करिश्माई व्यक्तित्व का, जिसके लिए लोग कहते हैं कि वो कभी थकते नहीं है, सब है। तो वो जो ये कहते हैं कि भगवान ने मुझे, जब मैं सारा काम अपना खत्म कर लूंगा तब भगवान मुझे पूछेगा। तो वो बात तो बायोलॉजिकल बात हम कर ही चुके हैं। तो ये सारी बातें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ है, कहीं ना कहीं कुछ है। और वरुण गांधी तो वहां चले गए, उन्होंने अपनी माँ के लिए बड़ा भावुक होकर भाषण दिया और बहुत अच्छे शब्द बोले उन्होंने। अच्छा, तो ग्राफ ये टेम्पो कुछ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्योंकि हमने पहले चरण से जो टेम्पो बिगड़ता हुआ देखा, भाजपा के पक्ष में कुछ नहीं है। अब ये छठा चरण आया है, फिर एक ही चरण बचा है। हर एक चरण में 2-2, 4-4 सीट का भी नुकसान होता है, तो फिर वो इकाई से दहाई और फिर दहाई से फिर दुगना हो जाता है। मैं सीधा ये जानना चाह रही हूँ कि ये टेम्पो में क्या है, कुछ थोड़ा एज है इस चरण में भाजपा को, कि ये चरण भी वैसा ही है जैसे पिछले सारे चरण गए हैं? नहीं, एज तो इसलिए नहीं मान सकते कि अगर आजमगढ़ भी चली जाएगी और 4 सीट चली जाएंगी, तो टोटल मिला के, मैंने कहा ना, 14 में से 10, आप 14 में से 10 ले रहे हैं, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपका पलड़ा भारी नहीं है। 14 में से 10 तो आपकी है, पर आपके 14 में से 4 निकलती है, तो वो किसका फायदा और किसका पलड़ा भारी हुआ? तो गठबंधन को लाभ हो रहा है ना, सीधे लाभ होता दिखता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र सर, आपने समय दिया। बहुत बहुत आभार, और तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ठीक है प्रगति।